वो फॉर्म्ड होता है बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is formed by linear combination of atomic orbital, right? That means by addition or subtraction addition or subtraction of wave function of individual atom। इसको बाद में अभी समझाता भी हूँ मैं। नंबर 2 मैंने पॉइंट बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, सपोज n एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। वीवीटी में आपने देखा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, so you get only one molecular orbitals, only one molecular orbital, जिसे आप लोग बोल सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, देन वी विल गेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। और थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल, ये सभी रूल जो हैं आर applicable to molecular orbital। ये 3 पॉइंट जो मैंने कल बताए थे उनको मैंने रिपीट किया है। अब इन सभी पॉइंट को मैं समझाता हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ऑल्दो मैंने ये कल भी एक्सप्लेन किया था। सो जैसे आप H प्लस H कंबाइन करके H2 बनाते हो, सो H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s1, और ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s1। सो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस हो गया इलेक्ट्रॉन, और दूसरे एस ऑर्बिटल का ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये कंबाइन करके इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में आता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। तो H2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है।
एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा वर्ड जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यूज कर लिया गया, और तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यही होता है, ठीक है। तो देखो, बट इन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताया गया कि जब 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन करता है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, then we get such type of bonding molecular orbital like this, okay, a nucleus है ना, and we along with we also get anti bonding molecular orbital। bonding molecular orbital में maximum repulsion attraction होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो नाम है एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग के एंटी। तो बॉन्डिंग एंटी कैसे हो सकता है कि जब ये दो एस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने हो इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के बीच में ना आ पाए। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में नहीं आ पाता है तो इनके बीच में एक नोड क्रिएट हो जाता है। तो ध्यान रखना कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, दिस इज अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में एटलीस्ट वन नोड का फर्क होता है। देखो क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में कोई नोड है? नोड क्या होते हैं? द रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑल यू नो दैट, है ना। जीरो, या इसे बेस्ट वर्ड ऐसे बोल सकते हैं, नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, the region around the nucleus where probability of finding electron is zero is called a node। तो ये डिफरेंस है बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड यू कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कल एक बात बताई थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एस, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटल को एज ए वेव माना जाता है। तो देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि टू वेव्स आर कंबाइनिंग। तो अब जब दो वेव कंबाइन करती हैं इस तरीके से, तो उनके वो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन फेज कॉम्बिनेशन जिसमें कि इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं और यू गेट लाइक दिस। देखो दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो गए और ये आपका बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक होता है आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन कि दो वेव इस तरीके भी कंबाइन कर सकती हैं, दिस इज आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं एडिशन, और ये क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, ओके। सो इसमें क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा इनके बीच में, एंड रिजल्टेंट यू विल गेट लाइक दिस, ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसलिए जब दो वेव इस तरह ऐड हो जाती हैं इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब दो वेव सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप इन एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब मान लो इस एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई 1 है, इसका वेव फंक्शन साई 2 है, अगेन साई 1 एंड साई 2। अब जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई 1 प्लस साई 2 से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
psi1 वेव फंक्शन माइनस psi2 से। ओके, सो अब मैं आपसे पूछूं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? यू विल से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। ये न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है और ये न्यूक्लियस भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो इसलिए स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। ठीक है, और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जहाँ रिपल्सन ज़्यादा होते हैं वहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO की जो एनर्जी है वो BMO से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी, अब मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। अब मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। तो देखो ज़रा अच्छे से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब 1s प्लस 1s कंबाइन करेंगे तो बनता है सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्लस सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो अभी आपने ABMO बनाया था उसको सिग्मा स्टार 1s से दिखा सकते हो। इसी तरीके से जब 2s atomic orbital will combine the 2s atomic orbital of same or different atoms, then you will get sigma 2s plus sigma star 2s। और आप सभी को पता है कि s सबसेल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसी तरीके से जब एक एटम का 2p सबसेल दूसरे एटम के 2p सबसेल से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है आपको, और वो बात क्या है कि 2p सबसेल में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। px py और pz, और दूसरे 2p सबसेल में भी px py और pz, इस तरीके से 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब एक एटम का 2p दूसरे एटम के 2p से कंबाइन करेगा, एक बात ध्यान से समझो आप लोग, हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो हमें O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करना है, तो O2 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए O प्लस O कॉम्बिनेशन होगा, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p4, और इसका भी क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इस जब O2 बनेगा तो इसका 1s इसके 1s से कंबाइन करेगा, इसका 2s इसके 2s से कंबाइन करेगा, और इसका 2p इसके 2p से कंबाइन करेगा, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 1s जब कंबाइन करते हैं तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s 1s बनता है। 2s कंबाइन करते हैं तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनेगा। और जब 2p कंबाइन करेंगे तो जब 2p और 2p कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं ऑफ टू एटम्स? 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी टोटल 6 ही बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी टोटल 6 ही बनेंगे। अब देखो जब p ऑर्बिटल कंबाइन करता है देन हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेनी पड़ती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा जब, अगर हमको जेड का सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक्सिस हमको क्या लेनी चाहिए जेड एक्सिस, अगर हमको पी एक्स का सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो एक्सिस हमें क्या लेनी चाहिए एक्स एक्सिस। तो बुक के अकॉर्डिंग मैं एक्सिस जेड ले लेता हूँ, जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करा रहा हूँ। आप एक्स ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, वाई ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग जेड एक्सिस। अब अगर जेड एक्सिस ले रहा हूँ तो पीजेड और पीजेड अलोंग जेड एक्सिस क्या बनाएंगे सिग्मा या पाई बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, राइट। अगर हमारी एक्सिस जेड है तो पीजेड और पीजेड तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पी वाई
और पी वाई क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, राइट। और पी एक्स एंड पी एक्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो जो एक्सेस लेंगे उसका तो सिग्मा बनेगा और बाकी अदर ऑर्बिटल्स का पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखो ध्यान से, अब पीजेड पीजेड बना लिया सिग्मा पीजेड, राइट। और साथ में अलॉन्ग विद इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो सिग्मा स्टार पीजेड। ओके, इसके बाद पी एक्स और पी एक्स क्या बनाएंगे, तो पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि जेड एक्सिस में पी एक्स ओवरलैपिंग करके तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बनेगा प्लस पाई पी एक्स और साथ में क्या बनेगा, पाई स्टार पी एक्स। इस तरीके से पी वाई और पी वाई क्या बनाएंगे, पाई पी वाई, दो पी ऑर्बिटल मिलकर के दो पी वाई ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस पाई बॉन्ड बनाएंगे और साथ में पाई स्टार पी वाई। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल आप काउंट कर सकते हो, कितने हो गए टोटल, 6, 1 2 3 4 5 6। और कितने कंबाइन कर रहे थे, 6। हमारे सिलेबस में बस इतना ही है कॉम्बिनेशन, ऑल सिलेबस में 11 12 में। सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे बनते हैं, हमें समझ में आ गया। एंड अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी ऑर्डर कैसे लिखा जाए। तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन आल्सो बी डिसाइड बाय ऑबर्व रूल। ऑबर्व रूल क्या था, n+l रूल। जिसके लिए n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए ऑल्दो ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है बट कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस वजह से। तो अब मैं बताता हूँ एनर्जी ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ध्यान से, एनर्जी ऑर्डर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमें एनर्जी किसे बतानी है, सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में और सिग्मा स्टार 2s में और इन 6 में। अब मुझे पहले इतना बताना कि 1s 2s और 2p में अबव रूल से एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है। सो इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी होगी, n 1 है, s कितना होता है l के लिए 0, ये टोटल कितना आ गया 1, ये कितना आ गया n+l 2 और ये कितना आ गया n+l 3, क्योंकि n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इन तीनों में जो एनर्जी ऑर्डर है वो इस तरीके से होगा, है ना, सभी लोग जानते हो। इसलिए 1s के जो दो बनेंगे, सिग्मा 1s 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 कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इन दोनों में एनर्जी अगर लिखी जाए तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है। और सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में यहाँ पे बॉन्डिंग ज़्यादा होती है तो इसलिए इसकी एनर्जी इससे कम होगी और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। अब 2s के दोनों ऑर्बिटल 1s से ज़्यादा एनर्जी के होंगे, क्यों, क्योंकि अबव रूल से 2s जब भी कॉम्बिनेशन करता है तो या अबव रूल से 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होती है। तो इसके बाद मैं दोनों 2s के लिखूंगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। और इन दोनों में अगर एनर्जी कंपेयर करना होगा तो ये ऑर्डर होगा एनर्जी का। अब 2p में मुझे बताना जरा, 2p में
2p में अगर मैं जेड एक्सिस लेता हूं तो किस ऑर्बिटल के बीच में 2p सबसे में 3 ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड, तो जब दो 2p कंबाइन कर रहे हैं तो किस ऑर्बिटल के बीच में मैक्सिमम बॉन्डिंग हुई है? जेड में। तो जहां मैक्सिमम बॉन्डिंग होगी उसकी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बिल्कुल क्लियर है। तो 2p में सबसे कम, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा पी जेड की, क्योंकि उसकी सबसे, हाँ। तो इसके बाद आ गया सिग्मा पी जेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बॉन्डिंग हुई है। सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग होने के लिए एटम का सबसे ज़्यादा पास आना जरूरी है ना, यस एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पास आएंगे वहां पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन भी होगा एंटी बॉन्डिंग में। और जहां पे एटम पहले से दूर दूर है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, थोड़ा दूर से कर रहे हैं, तो वहां पे रिपल्शन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से दूर है। इसलिए सिग्मा पीजेड की एनर्जी सबसे कम यानी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और इन सभी में सिग्मा स्टार पीजेड की एनर्जी सबसे ज़्यादा क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्शन। तो इसलिए सिग्मा स्टार पीजेड जो है वो यहाँ पे आ गया। सिग्मा स्टार पीजेड। और इसके बाद किसका नंबर आएगा? किस में बॉन्डिंग हो रही है इसके बाद? पाई पी एक्स और पाई पी वाई में। तो पाई जितना पी एक्स ओवरलैपिंग करके जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो, एंड पी वाई ओवरलैपिंग करके जब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों की पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बराबर ही होगी ना। ऐसा तो नहीं कि पी एक्स ज़्यादा ओवरलैपिंग कर लेंगे और पी वाई कम ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई। एंड नेक्स्ट क्या होगा? पाई स्टार पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार पी वाई। और सबसे लास्ट में हो गया सिग्मा स्टार पी जेड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे लास्ट में है सिग्मा स्टार पी जेड। अब बच्चों एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ और अधिकतर लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट एक्चुअल में ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, बट समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से होता है। 1s 2s के पहले आएंगे, फिर 2p के ऑर्बिटल से बाद में आएंगे। 2p में सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग pz में हो रही है। अगर मैं एक्सेस यहाँ पे x ले लेता तो सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा ps आ जाता। तो z एक्सिस हमने लिया है, तो z एक्सिस के अलॉन्ग pz वाले सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, उनके ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पास आएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग में वो उतना रिपल्शन भी होगा। पाई पी एक्स पाई पी वाई कैसे बनेंगे, इसको मैं एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी दिखा देता हूँ कि पाई पी एक्स पाई पी वाई कैसे बनते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, जिससे मैंने कहा कि सपोज हमारी जेड एक्सिस, कुछ भी मान लेता हूँ कि सपोज जेड एक्सिस हमारी ये है, थोड़ी देर के लिए मान लो जेड एक्सिस हमारी ये है। तो इसमें अगर पी एक्स के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक पी एक्स ये हो गया, दिस इज पी एक्स जेड एक्सिस, और दूसरा पी एक्स इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया इनके बीच में? पाई बॉन्ड। इसको बनेंगे पाई बॉन्ड और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई पी एक्स। ठीक है, इसे आपने क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के कहाँ पे हो गए? बीच में हो गए। इसी को एंटी बॉन्डिंग में कैसे दिखाओगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये आपको, आपके लिए। एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखाओगे? देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, बहुत अच्छा समझना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये भी न्यूक्लियस हो गया। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है? न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस तरह सिचुएशन होती है कि वो भी पास होते हैं, मतलब रिपल्शन होना चाहिए। तो देखो, ये पी ऑर्बिटल पहले का हो गया और ये पी ऑर्बिटल दूसरे का हो गया। पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि पाई स्टार पी एक्स। अब देखो, न्यूक्लियाई पास दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो भी इसमें तो दूर दिख रहे हैं। अब ये वेव की तरह होते हैं, तो क्या रियल पिक्चर होगा एग्जैक्टली किसी ने देखा नहीं है, बट आप दिखा सकते हो कि देखो इनके बीच में क्या आ रहा है। देखो, एक नोड आ गया ना,
तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑफ पी ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियाई पास दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर दूर दिख रहे हैं, ओवरलैपिंग को अवॉइड कर रहे हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग वहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके से आप पी ऑर्बिटल के भी एंटी बॉन्डिंग को दिखा सकते हो। पर दोनों में फ़र्क इतना है कि जो है एक एक्स्ट्रा नोड होता है एंटी बॉन्डिंग में। मैं आपसे पूछूं कि पाई पी एक्स में कितने नोड हैं? पाई पी एक्स में इसमें कितने नोड हैं? एक नोड है यहाँ पे, ये देखो, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक नोड नहीं है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिसिटी है क्या? नहीं है। और यहाँ पे कितने नोड हैं? अगर मैं इसको भी एक नोड ये मान लूंगा, एक नोड ये मान लूंगा, तो पाई स्टार में 2 नोड्स होते हैं, एक एक एक्सिस के अलॉन्ग, एक इसके अलॉन्ग। अब जो ये एनर्जी ऑर्डर लिखा है ना हमने, ये जो एनर्जी ऑर्डर लिखा है बच्चों, ये एनर्जी ऑर्डर ओनली वैलिड है फॉर O2 एंड F2। ये एनर्जी ऑर्डर O2 और F2 के लिए वैलिड है। अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स O2 F2 पहले क्या आएगा? O2 F2 पहले हो गया H2, H2 के बाद हाइड्रोजन लिथियम Li2, Be2, B2, C2, N2। इन सभी के लिए ये ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज होता है। वो चेंज क्या है देखो ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा पीजेड। अच्छा, इन दोनों में इंटरचेंज होता है। इसका रीजन मैं बताऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है एक्चुअल तो, बट इसका एक रीजन है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में इंटरचेंज कर दो, पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई एंड सिग्मा पी जेड, और लास्ट में कोई इंटरचेंज नहीं है, बस एक ये स्मॉल इंटरचेंज है, पी एक्स इक्वल टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार पी जेड। ये ऑर्डर होता है फॉर अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा अजीब लगा होगा, बट अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे वो सारे, तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि इस थ्योरी का क्या मीनिंग है और किस लिए हमें पढ़ना पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर वैलिड फॉर O2 एंड F2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए, और अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये ऑर्डर वैलिड है। देखो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यहाँ से ध्यान समझो बच्चों, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो मुझे, अच्छा पहले तो हम ये देखेंगे कि O2 के लिए एक्सेप्शन था ना, O2 जो है वो डायमैग्नेटिक आ रहा था अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट एक्चुअल में वो क्या था? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो O2 के लिए अभी मैं अप्लाई करता हूँ। पहले देखो H2, H2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका कन्फ्यूजन आ जाएगा सिग्मा 1s2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 0। ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके बाद अगर आपको H2 के बाद आपको करना है मान लो He2, हीलियम का He2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा He2, ऐसे लिखेंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हीलियम में? 2, 2 कितने हो गए? 4। सिग्मा 1s2, 2 इसमें आ गए, और सिग्मा स्टार 1s2, इस तरह आ गया। अब सुनना, यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया गया है बॉन्ड ऑर्डर का, और इस फॉर्मूले को भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। H2 में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, एंटी में अभी कुछ नहीं आया, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हाफ, बॉन्डिंग कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 0, कितना आ गया 1। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, दैट मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड 1 है। ये बातें सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बताई गई हैं कि H2 के बीच में एक बॉन्ड होगा क्योंकि वहां पे एक एक की शेयरिंग होती है, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका है। अब वहां पर वीवीटी में क्या बताया गया कि हीलियम He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर एक कंसेप्ट था, याद करो मैंने बताया था कि 2 एटम कंबाइन करके तभी मॉलिक्यूल बनाते हैं जब उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा हो इन मैग्नीट्यूड या नंबर। तो हीलियम में बताया गया कि नंबर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स के से जो है वो बराबर या कम होते हैं, इसलिए He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट यहाँ पे क्यों नहीं बनता He2, उसका आंसर देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कैसे दिया। तो इसमें जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो आप, He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग कितने हैं, सिग्मा 1s वाले बॉन्डिंग होते हैं, जो स्टार वो एंटी बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे 2 - 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2, कितना आ गया 0, करेक्ट। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट्स वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। He2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, तो पहले हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि मान लो He2 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला अकॉर्डिंग टू MOT। अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 आ गया तो दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। अब आप ही सोचो, ये जो फॉर्मूला लिखा है एक सेकेंड, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका क्या मतलब है। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर 10 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग के हैं, तो 10 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड को अपोज कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन बचे फिर उसके पास, 10 बॉन्डिंग के और 4 एंटी बॉन्डिंग के हैं, 6 बचे, 10 में 4 हटा दो, और जो 6 बच गए, 6 को मिला करके कितने बॉन्ड बनते हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बना सकते, 3। वही फार्मूला यहाँ पे है, वही फार्मूला है। हाँ, तो ये फार्मूला को चाहे तो लर्न कर लो और चाहे तो बिना ऐसे करके बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाए उससे कितने बॉन्ड बन सकते हैं वो बता सकते हो आप बता सकते हो। अब जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ ले जल्दी, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। आस्क सर He2 है सर, He में तो 2 वो पहले से होते, तो यहाँ 4 नहीं आएगा किसमें, He2 में? यस सर। तो 4 तो लिखे ना, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। सर ये नंबर ऑफ बॉन्डेड है उसमें, नंबर ऑफ बॉन्डेड में, अच्छा He2 में आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड प्लस नंबर ऑफ एंटी बॉन्ड देखने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स He2 में 4 हैं, जिसमें कि 2 बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं। ऐसे नहीं कि वो 4 हैं तो 4 एंटी बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब देखो ध्यान से, पहले मैं O2 को क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना O2 के बारे में, उसके बाद में फिर आता हूँ। O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टेल मी। 8 O2 में 16। हाँ 16 ओके फाइन। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमेशा मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना है, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करते इंडिविजुअल, एटॉमिक ऑर्बिटल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन होता है। अब ध्यान समझना,
O2 के लिए आपको ये पैटर्न लगाना है, तो मैं इसी में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देता हूँ जो मैंने ऑर्डर लिखा है। बिल्कुल ध्यान समझेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इसके बाद आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर होने वाली है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, 2 यहाँ पे फिल हो गए, क्योंकि बिल्कुल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरह हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 2 + 2 हो गया, यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 2, कितने हो गए अभी 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, कितने हो गए 14। अब बच्चों ध्यान देना, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 2। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पाई स्टार px और पाई स्टार py में फिल करना है। क्या करूं, एक ही में दोनों भर दूं या दोनों पहले एक एक भरूं? एक ही में दोनों एक एक फिल करूं। ये किस रूल से होता है एक एक फिल करना? हंस रूल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। याद करो, हंस रूल क्या बोलता था कि अगर P3 है, दैट मीन्स P3 सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन को सभी ऑर्बिटल में एक एक भरो। अगर आप ऐसे कर देते हो कि 2 पहले कर दिया और फिर 1 कर दिया, तो ये हंस रूल को वायलेट करना होता है। तो इसलिए किसी सबसेल के ऑर्बिटल में अगर एनर्जी इक्वल के ऑर्बिटल हैं तो पहले 1 1 फिल करना होता है, बाद में पेयरिंग करनी होती है। तो पाई स्टार px और पाई स्टार py जो है वो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। बताओ जरा मुझे, O2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही। तो इसी बात को तो एक्सप्लेन करना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तो O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक आ रहा था और एक्चुअल में O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक था, तो एक्सप्लेन हो गया। हेंस O2 इज पैरामैग्नेटिक, hence O2 is paramagnetic at as हेलो ये कौन था? अगर कोई इस तरह दिख गया ना तो उसको परमानेंटली डिलीट कर दूंगा, फिर कोई उसको ज्वाइन भी नहीं करा सकता क्लास में, चाहे पेरेंट्स कहें चाहे कुछ भी कहें। Hence O2 is paramagnetic as it contains two unpaired electron in anti-bonding pi star orbital, an anti-bonding pi star orbital, एक पाई स्टार px में एक पाई स्टार py में। बच्चों क्या O2 का बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है 2 होता है, बिटवीन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 होते हैं ना? क्या इसी जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी निकाल सकते हो? देखो जरा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? बॉन्डिंग 6। आपने बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग को सेपरेट कर दिया। 10 10 हाँ 10 है। और एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 2 + 2 6। कितना आया है? 2। हाँ 4/2 यानी कि 2। तो क्या समझे आप लोग कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो सेम जो रिजल्ट हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो रिजल्ट भी देखो सेम आ रहे हैं, बट कुछ बिहेवियर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में गलत आ रहे थे वो यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है,
अब आप लोग N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ मुझे। N2 का, N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इससे क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद किसका नंबर आता है N2 में, पाई पी एक्स का। मैंने कहा था दो इंटरचेंज है, तो पाई पी एक्स इक्वल टू पाई पी वाई। अभी कितने हो गए, 2 + 2 8 हो गया, तो 8 + 2 10 + 2 12 हो गया। और अभी दो और फिल करने हैं, तो इसके बाद क्या आता है, सिग्मा पी जेड, तो यहाँ पर दो फिल कर दिया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अच्छा बताओ, ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है N2? तो सारे पेड़ है ना, इट इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 + 2 2 2 और 2 कितने हो गए, 10 - 4 कितना आ गया, हाफ 6 3 बॉन्ड ऑर्डर। दैट मीन्स नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एंड इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक नेचर। हर मॉलिक्यूल को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, इस मॉलिक्यूल, इस थ्योरी से आप ये भी बता सकते हो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, He2 plus exist but He2 does not, why? एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। ऐसे मॉलिक्यूल जो आयन के फॉर्म में होते हैं, ये एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी इस थ्योरी से बता सकते हैं बच्चों। क्या करो आप, He2 और He2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। He2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो सबसे पहले सिग्मा 1s2 और फिर सिग्मा स्टार 1s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ 2 - 2 = 0। ओके, सो He2 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इसके बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है। और He2+ की जब बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं He2+ में टोटल, 3। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितना आ गया 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। सो He2+ एग्जिस्ट। अब आपको मैंने कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है। ठीक है ना, तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर ये दिखा रहा है कि He2+ में जो दो He हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है बट एग्जिस्ट करता है। लेकिन He2 में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आप हमेशा इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके बॉन्ड ऑर्डर निकालें। ठीक है, क्योंकि अगर जेई में या कहीं इस तरह कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो ट्रिक इतना काम नहीं करती है। और अगर आईआईटी के बाद छोड़ दो तो अदर एग्जाम में, कभी कोई भी एग्जाम आप ट्राई करें फ्यूचर में, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, तो उनमें सभी में ट्रिक्स अप्लाई कर जाती हैं। तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर को बिल्कुल सेकेंडों में आप कैसे बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी थ्योरी। ओके, सो ऑल्दो मैं कभी भी ट्रिक नहीं अप्लाई करता हूँ, हमेशा इस तरह, क्योंकि कितना टाइम लगता है, सिग्मा 1s सिग्मा s2 सिग्मा स्टार 2s2 में लिख दो, 1 सेकेंड में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो क्या ट्रिक है, अगर नंबर ऑफ
number of electrons in molecule is 14 or more than 14. Then ट्रिक ये होती है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स मान लो मॉलिक्यूल में 14 है बच्चों, तो इसको ऐसे लिख दो, बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ 10 - 4 डिवाइड बाई 2। 14 में 10 बॉन्डिंग के आएंगे और 4 एंटी बॉन्डिंग के आएंगे हमेशा। कितना आ जाएगा बॉन्ड इसका 3। और ये भी पता चल रहा है 10 बॉन्डिंग के 4 एंटी बॉन्डिंग के हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग के। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ 10 - 5 कितना आ गया 2.5। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ 10 - 6 कर दो, 10 - 6 कितना आ गया 2। अगर टोटल 17 है तो क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ 10 - 7 कितना आ गया 1.5। एंड 18 है तो कितना आ जाएगा 1। हाफ 10 - 8 डिवाइड बाई 2 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब आप कह सकते हो सर 20 हो गया तो 20 तो नियॉन का हो जाएगा। और ध्यान रखना कि इवन जेई के सिलेबस में, मेडिकल के सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें केवल और केवल 18 इलेक्ट्रॉन तक अप्लाई करनी है, या मैक्सिमम 20 तक। 20 नियॉन का है तो उसमें 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और इतना करना कहीं के सिलेबस से ज़्यादा नहीं है। पॉली एटॉमिक के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये देखो इतनी जल्दी आंसर आ सकते हैं। और अब आप ये कह सकते हो सर 14 के नीचे के लिए क्या करना है, तो 14 के नीचे के लिए भी रूल होते हैं, लेकिन मैं उसके रूल नहीं, ट्रिक होती है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं यार। आप लोग इतने बड़े हो गए हो, क्या 14 मीन्स 10 या 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं ले सकते जल्दी से और उसके बाद निकाल लो? क्यों फालतू में ट्रिक को इतना माइंड में रखा जाए, ठीक है ना। और तो उसके लिए बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 - 4 करने लग जाएंगे, 8 - 3 करने लग जाएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमेशा अवॉइड करना चाहिए इस तरीके की। अब हाइब्रिडाइजेशन में जो ट्रिक बताई थी मैंने, वो तो थ्योरी से निकल के आई थी, तो वो ट्रिक नहीं थी, एक तरीके से कंसेप्ट ही था। अदरवाइज बुक्स में उसके भी फॉर्मूले दिए होते हैं जो कि हमेशा अवॉइड किया करें। थ्योरी से जो आंसर आता है वो उससे एक इंटरेस्ट आता है और उससे फ़ायदा भी होता है, कभी गलत नहीं होता। जैसे अब मैं ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन जितने भी एग्जाम एग्जिस्ट करते हैं अभी तक हैं, कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 टाइम्स आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है, O2 माइनस, O2 प्लस और O2 2 माइनस में बताना है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तब तक आप लोग ट्राई करो जल्दी से बॉन्ड निकाल करके। तो बताओ जरा, पहले लेट अस फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या है बच्चों, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 16, तो 10 - 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। इसको अभी हम लोगों ने फाइंड भी किया था। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 17, तो 10 - 7 डिवाइड बाई 2 हो गया, कितना आ गया 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस कितना आएगा बच्चों, 10 - 5 डिवाइड बाई 2 2.5। यस 2.5. ओके फाइन। नाउ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस, इसका कितना आएगा बच्चों
वन 1, वन ये आ जाएगा 10 माइनस 8/2, 1 आ गया। बच्चों एक बात बताई थी मैंने आपको, एक बात बताया था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ यस सर यस एंड सर डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर ठीक है, सो बताओ जरा सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में हो रही है? O2 2 माइनस में। O2 2 minus तो ये ऑर्डर आ गया O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2 एंड O2 प्लस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, करेक्ट? राहुल म्यूट करो अपने आप को, अदर भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आज सर जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ही करना है। जब भी क्वेश्चन इस तरह आ जाए मॉलिक्यूल का कि पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से Okay, आंसर उसके गलत आ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा एक एक बात मुझे जल्दी से और बताओ, इनका बिहेवियर बताओ कि इन इन चारों में से पैरामेट्रिक कौन है, डायमेट्रिक कौन है, ये भी बहुत जल्दी बता सकते हो अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का आपको पता है तो। थोड़ी देर पहले बताओ मुझे O2 आपने क्या बताया था, डायमेट्रिक या पैरामेट्रिक? पैरामैग्नेटिक पैरामेट्रिक। अब देखो बच्चों मैं O2 का केवल लास्ट में लिख रहा हूँ, इसके लास्ट में ये आया था क्या इसके फाइनल में O2 का देखो याद करो, पाई स्टार PX इक्वल टू पाई स्टार PY, और इसमें दोनों में एक एक अनपेयर था ना, बताओ बच्चों। यस सर अब O2 माइनस का बताना है, O2 माइनस बताना है, जब आपको पता है O2 पैरामेट्रिक है, इसके पास दो अनपेयर हैं, तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन दो में से एक को पेयर कर देगा, एक तो अनपेयर रहेगा ना, यस सर तो ये भी क्या आ गया फिर आपका पैरामैग्नेटिक। अच्छा O2 प्लस आ जाओ बच्चों, O2 प्लस का मतलब 16 में एक चला गया, दो अनपेयर थे आउटर मोस्ट में, एक चला जाएगा तब भी तो एक अनपेयर बचा ही नहीं बचा, बोलो। O2 प्लस विल बी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर उसे दो अनपेयर थे आउटर मोस्ट में। अच्छा O2 2 माइनस क्या होगा? डायमैग्नेटिक बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, क्योंकि दो जो अनपेयर थे ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे O2 माइनस में। बच्चों इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख के देखने पड़ेंगे, तो ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक। सर O2 माइनस में अगला इलेक्ट्रॉन पाई स्क्वायर पाई स्टार PZ में नहीं जाएगा। पाई स्टार जेड की एनर्जी पाई स्टार PX पाई स्टार PY के इक्वल है क्या? हंस रूल क्या बोलता है, जब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हो तो पहले उनको फिल करेंगे एक एक, फिर पेयरिंग करेंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे आपने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केस अलग है, पाई स्टार PY और इसके बाद क्या था सिग्मा स्टार PZ। अब मुझे बताओ क्या सिग्मा स्टार PZ की एनर्जी पाई स्टार PX पाई स्टार PY से बराबर है क्या, इक्वल है क्या? नो सर तो जब तक ये दोनों पूरी तरह फिल नहीं हो जाएंगे तब तक सिग्मा स्टार PZ स्टार्ट करोगे फिल करना? नो सर हाँ अगर फिल करना स्टार्ट कर दिया तो कौन से रूल को वायलेट कर जाओगे, आप बाउ रूल। ऑफ हाँ क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी अलग है, और इसके पहले आप देखते थे तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में PX PY PZ की एनर्जी इक्वल हुआ करती थी। इस वजह से अगर यहाँ पे पहले दो अनपेयर्ड हैं तो अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पहले इनको पेयर्ड करोगे, जब ये दोनों इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब सिग्मा स्टार PZ का नंबर आएगा। क्या खुशी आपको बात समझ में आ गई, जिसने पूछा था बोलो। यस सर। ओके एक और क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही बहुत है अच्छा 2 मिनट के रुक जाओ, आप बीच मत बोलो। बताओ बच्चों KO2 पैरामेट्रिक होगा या डायमेट्रिक होगा KO2? हो गया फिर KO2 विल बी पैरामेट्रिक और डायमैग्नेटिक।
अब ये तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके लिए कैसे थ्योरी अप्लाई करोगे? तो लेकिन एक बात और है, ये कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल, तो इसको आप आयनों में तोड़ लीजिए, K+ एंड O2 माइनस, और K+ को छोड़ दीजिए, O2 माइनस के लिए MOT अप्लाई कर दीजिए। और अभी आपने क्या बताया थोड़ी देर पहले, मॉलिक्यूलर थ्योरी से O2 माइनस में एक अनपेयर्ड है, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका? पैरामैग्नेटिक, यस। इस तरीके से अगर आपको बताना हो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 6 + 8 कितना हो गया? 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? हाफ 10 - 4 / 2 कितना आ गया? 3 बॉन्ड ऑर्डर। और याद करो कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर 3 ही था ना। तो अब आप